नमस्कार, स्वागत है आपका तरंग पॉडकास्ट सीरीज सवाल सेहत का में। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी पर जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक बोझ है, हेपेटाइटिस। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जुड़े हैं प्राइमस पार्टनर्स के वाइस प्रेसिडेंट, साथ ही बहुत ही अनुभवी मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर कौस्तव। तो चलिए बातचीत करते हैं सर से। डॉक्टर कौस्तव, क्या आप हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बता सकते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है और मेडिकली इस टर्म का क्या मतलब है? जया, हेपेटाइटिस अगर हिंदी में कहा जाए तो लीवर का इन्फेक्शन है, ठीक है। और अगर इसे देखा जाए तो ये दो शब्दों का बना हुआ है। इट इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स। एक वर्ड है ग्रीक का हेपर, जिसका ग्रीक में मतलब होता है लीवर, और दूसरा वर्ड है आइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस इन इंग्लिश मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। बेसिकली कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि लीवर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो हेपेटाइटिस कराते हैं। और हेपेटाइटिस सिर्फ हेपेटाइटिस वायरसेस से नहीं होता। कई बीमारियों का लक्षण हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन कुछ एक वायरसेस हैं जो कि सिर्फ हेपेटाइटिस कराते हैं, बाकी जगह उनका वो सिर्फ लीवर को अफेक्ट करते हैं। तो उनको हमने एक ग्रुप में रखा है, हेपेटाइटिस वायरसेस। और अगर कहा जाए तो इवन डेंगू में भी हेपेटाइटिस होता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विल्स डिजीज़, उसमें भी हेपेटाइटिस होता है। तो लेकिन हम वो उसमें बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम उसे हेपेटाइटिस में नहीं रखते। ये कुछ 5 वायरसेस हैं जो कि सिर्फ लीवर को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हेपेटाइटिस में 5 वायरसेस को रखा जाता है। सर आपने कहा कि 5 वायरसेस हैं, तो ये एक दूसरे से कितने अलग हैं? बिल्कुल अलग है। ये 5 वायरस अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये वायरसेस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि इनका टारगेट ऑर्गन एक होता है, इनफेक्ट एक ऑर्गन को करते हैं, इसलिए हम लोग कन्वीनियंस वाइज इन्हें एक ग्रुप में डाल दिया है हेपेटाइटिस वायरसेस में। इनको हम अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफाई किया हुआ है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। और सबका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग है, सबकी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन अलग है, सबकी मैनेजमेंट अलग है। तो हम हेपेटाइटिस को के वायरसेस जो हैं सब अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के हैं। So are there any common symptoms to, हाँ, सिम्टम्स एक तरह से कॉमन होता है। बेसिकली सिम्टम्स बताने के पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लीवर इन्फेक्ट होता है वो 2 तरह से इन्फेक्ट होता है। एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो कि तुरंत लीवर के फंक्शन को अफेक्ट करता है। एक क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो कि लंबा चलता है, जो धीरे धीरे लीवर को डैमेज करते रहता है। कुछ एक वायरसेस हैं जो कि सिर्फ एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं, कुछ वायरसेस हैं कि सिर्फ क्रोनिक इन्फेक्शन करते हैं, और कुछ एक वायरसेस हैं कि दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स उस पर डिपेंड करता है। अगर एक्यूट इन्फेक्शन का हम बात करें तो भूख नहीं लगना, उल्टियाँ होना, वज़न का गिरना, पीलिया होना, ये सब जो है वो सिम्टम्स है आपके हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस इनलेस का। So we just talked about types of hepatitis, तो क्या आप इसको थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, और इनके अगर सिम्टम्स अलग अलग हैं हर वायरस के, तो वो भी अगर आप बता सकें तो। हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। वो बेसिकली हेपेटाइटिस को अगर हम बात करते हैं तो इस कड़ी में सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वो सिर्फ ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होता है, खाने के माध्यम से या पानी के माध्यम से ये ट्रांसमिट। अगर वायरस, ऐसा कुछ खाना हमने खाया जिसमें वो वायरस मौजूद है तो वो हमें इन्फेक्ट कर जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड बॉर्न होते हैं। जब तक हमारी शरीर में हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमारे ब्लड से नहीं मिलेगा या हमारे किसी बॉडी फ्लूइड से नहीं मिलेगा, तब तक हमें वो इन्फेक्शन नहीं होएगा। हेपेटाइटिस सी भी ब्लड बॉर्न है, वो भी का ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी की तरह है। हेपेटाइटिस डी जो है वो एक बहुत पिक्यूलियर वायरस है, वो अपने में कभी इन्फेक्शन नहीं करता। वो उन्हीं को करता है जो हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है, और उसकी सिवियरिटी को बढ़ाता है। तो अगर हम हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर लेते हैं तो हेपेटाइटिस डी अपने आप कंट्रोल हो जाता है। फिर से हेपेटाइटिस ई जो है वो फिर ओरोफिकल है, वो फिर खाने के माध्यम से या पानी के माध्यम से मरीज़ों तक पहुंचता है।
सो प्लीज़ टेल अस कि जो सबसे खतरनाक है इनमें से वो कौन सा है? इन पांचों में सबसे खतरनाक तो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, और कुछ हद तक हेपेटाइटिस सी है। बी और सी का खतरनाक होने का कारण है कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन का कॉज कराते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ये एक बार शरीर में आ जाने के बाद ये धीरे धीरे लीवर को खाते हैं, ख़त्म करते हैं, और लीवर को इस कदर डैमेज करते हैं कि आपका लीवर जो है फाइनली बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये वायरसेस लीवर कैंसर का भी कारण बनता है। जहाँ तक कहा जाए, और हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन का, जो कि ये ब्लड बोर्न है, किसी के ब्लड या बॉडी फ्लूइड का किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड या बॉडी फ्लूइड से जब तक मिलाव नहीं होगा तब तक ये वायरस नहीं फैलते हैं। जब और ये फैलने का कई तरीके हैं। अब जैसे किसी के संक्रमित ब्लड को यूज़ कर लिया किसी नॉर्मल आदमी ने जिसमें वो वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है, तो वो ब्लड अगर आपके शरीर के ब्लड से लग गया तो आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो सकता है। आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर आपने जो ब्लड चढ़ाया उसको सही से जांच नहीं किया है और उसमें हेपेटाइटिस बी है तो वो उससे हो सकता है। तो यही कुछ कारण हैं। जैसे ये हेपेटाइटिस बी जैसे इंजेक्शंस लेते हैं, हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं जो किसी को सुई लगाने जा रहे हैं, वो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है और वही सुई आप गलती से अपने को लगा लेते हैं बाय मिस्टेक, तो वो एक कारण बन जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमित होने का। तो इसी तरह से और सिमिलर पैटर्न में हेपेटाइटिस सी भी इसी पैटर्न से संक्रमित फैलता है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारत की क्या स्थिति है हेपेटाइटिस को लेके, व्हाट वी आर डूइंग एज अ नेशन? भारत बहुत मुस्तैदी से लगा हुआ है हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। जहाँ तक बात है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का, तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के कंट्रोल के लिए हम लोग सैनिटेशन और अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। जितने भी स्कूल कॉलेजेस और इसमें है उसमें भारत का मैंडेट है कि आप कैसे खाना बनाना है या कैसे पानी स्टोर करना है। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर ए एंड ये जो ए एंड ई होते भी हैं स्पोरेडिक होते हैं, एक पॉकेट में हुआ फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जहाँ तक बात कहूँ मैं हेपेटाइटिस बी और सी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप इन्फेक्टेड हैं और आपको पता नहीं होता। बिकॉज़ इनके साथ हेपेटाइटिस बी में एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये साइलेंट किलर कहलाते हैं। इनके पास जब इन्फेक्टेड होते, पेशेंट इन्फेक्ट हो गया है लेकिन वो इन्फेक्शन लीवर को डैमेज हो सकता है नहीं कर रहा हो और काफ़ी सालों तक नहीं करेगा, ठीक है। और पेशेंट को पता नहीं होता, जब तक कोई सिम्टम्स नहीं आते तब तक पेशेंट को पता नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड है। और इसके लिए हम अगर कहा जाए तो हम लोग लगभग 3 से 4 करोड़ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है जो कि हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है, ये एस्टिमेटेड है और इंडिया में, ठीक है। और सरकार हेपेटाइटिस का इसको पता करने के लिए जनरली इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। हम ऑपरेशन के लिए गए, जांच कराया तो हमें पता चला कि हेपेटाइटिस बी है लेकिन मुझे कोई सिम्टम नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम माइल्ड सिम्टम्स के लिए कुछ पहुँचे, लीवर के कुछ परेशानी के लिए पहुँचे, हमने ऐसे ही जांच करा लिया कि हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, पता चला हाँ पेशेंट हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहा है। सरकार एक प्रोग्राम चला रही है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके तहत हर कुछ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में मुफ्त दवा मिलती है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को प्रिवेंट करने के लिए, और साथ में काउंसलिंग होती है, जांचें होती हैं और काफ़ी मतलब मुस्तैदी से सरकार लगी हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए। कहा जाए तो हेपेटाइटिस बी इतना ख़तरनाक है कि अगर इंडिया को देखा जाए तो लगभग 1,20,000 डेथ सालाना हेपेटाइटिस बी से होता है और ये डेथ प्रिवेंटेबल है, ठीक है। अगर हम अवेयरनेस बढ़ा दें, टाइमली वैक्सीनेशन पहुंचा दें तो हेपेटाइटिस बी का प्रकोप कमेगा और ये डेथ जो है एक तरह से प्रिवेंटेबल डेथ्स में हम काउंट कर सकते हैं। सर, आपने कुछ आंकड़े बताए, 3 से 4 करोड़ का आपने आंकड़ा बताया, तो क्या कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है या कोई ऐसा जोन है हमारे नेशन का जो ज़्यादा अफेक्टेड है? फॉर एग्जांपल गांव के लोग या शहरों में जो रह रहे हैं?
ऐसा कहना जरा बहुत मुश्किल है कि इस तरह से इसको नहीं बांटा जा सकता, लेकिन प्रोफेशन वाइज ये काफ़ी ये है। जैसे हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, दे आर एक्सपोज टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो घूमते हैं, तो उस लेवल पे वो ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं, दे शेयर सिरिंजेस फॉर ड्रग अब्यूज़, तो वो ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि अब बहुत प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप पेशेंट का निडल आपको प्रिक हो जाता है, तो वो भी आपको खतरा। तो ये कुछ पॉपुलेशन है जो कि प्रोफेशनल पॉपुलेशन है, जो कि ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं और ज़्यादा इसके संक्रमण में आने का खतरा इनका ज़्यादा है। सर, आपने और ये भी बताया कि अक्सर हमें मालूम तभी पड़ता है जब हम मान लीजिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऑपरेशन है या कोई चेकअप करा रहे हैं। जी। तो ऐसे में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त हमें, आप उन्हें अगर आप बता पाएँ कि कौन सा ऐसा सही समय है कि उन्हें मतलब चेक कराते रहना चाहिए, या इज़ देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट दैट हैपेंस फॉर दिस? टेस्ट तो स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक टेस्ट से पता भी चल जाता है कि आपको संक्रमण है कि नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि बिना कारण का कोई जांच नहीं कराएगा, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी का रेगुलर चेक कराना भी बहुत तर्कसंगत नज़र नहीं आता है, ठीक है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब आपको हमें अवेयरनेस बढ़ाना है कि बचा कैसे जाए, ठीक है। होना तो अब पता करना बहुत मुश्किल है, वो ऐसे ही पता चलेगा, इंसिडेंटल पता चलेगा, और लेकिन हम ये अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं कि हम इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का रोल है इसमें, वैक्सीन लगवाने के लिए हम पहल कर सकते हैं कि लोगों को पता चले कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, वो लोग लगवाएं, तब जाके हम मतलब जब हम प्रिवेंटेबल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। और पता करने के लिए तो हमें नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है कि हम सबका जांच कराएं आजकल, लेकिन एनुअल चेकअप में अक्सर ये रहता है एज अ पार्ट ऑफ, लेकिन इट इज़ लिमिटेड टू वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन जो कि इसको अवेल करते हैं। गाँव के लिए तो हम नहीं कह सकते कि आप रेगुलर चेक करा पाएंगे। जी सर, हमारी पॉपुलेशन का कौन सा हिस्सा ज़्यादा प्रभावित होता है इससे? फॉर एग्जाम्पल ऑन बेसिस ऑफ एज, जेंडर और लाइफस्टाइल। बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, खास करके हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के लिए। अगर सिर्फ हेपेटाइटिस बी का बात करें तो, अगर हेपेटाइटिस ए का बात करते हैं तो बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में पानी पी रहे हैं, कॉलेजेस में पानी पी रहे हैं और बाहर अपने घर से बाहर रह रहे हैं, तो वो ज़्यादा ये प्रभावित हो जाते हैं। जो लोग घूम रहे हैं, मतलब जैसे ट्रक ड्राइवर्स का पहले मैंने बताया कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये सेगमेंट जो है जिनको प्रॉपर सैनिटेशन के बिना का ये मिल रहा है, बिना बाहर खा रहे हैं, और जिन लोगों का एक्सपोज़र जो है ऐसी चीज़ों हैं, जैसे कि लोग बाहर शेविंग कराते हैं, तो शेविंग करा रहे हैं, अच्छी जगह पे शेविंग नहीं हो रहा है, एक ही ब्लेड कई लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो एक कारण बन जाता है इसको। जी, आपने कहा रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप है वो ज़्यादा होता है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, हाउ मच आर दे अफेक्टेड? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक बहुत ख़ास बात बताऊंगा जी जया, यहाँ पे जो हेपेटाइटिस ई वायरस है, वो एक ऐसा वायरस है कि नॉर्मल बहुत माइल्ड इलनेस कराता है, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल में, लेकिन पता नहीं क्यों कारण हम सस्पेक्ट करते हैं मेटाबॉलिक एंड मॉडिफिकेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन, और लीवर का थोड़ा सा इम्यून सप्रेशन रहता है प्रेग्नेंट वुमेन में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, तो इस कारण से शायद, लेकिन कह पाना कि क्यों एग्जैक्टली ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट वुमेन में फैटल होता है, 15 से 20% डेथ होता है, ठीक है, एंड दैट इज़ अ बिग नंबर, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ई एक ऐसा है कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस बी और बाकी जो हेपेटाइटिस सी है हम तो वो जांच कर लेते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ई जो है वो हमें मतलब अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हेपेटाइटिस ई हो गया, तीसरे तिमाही में, तो वो जनरली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फैटल होता है, और बाई चांस अगर प्रेग्नेंट वुमेन रिकवर भी कर गए तो होने वाले बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है, उसका स्टिल बर्थ हो जाता है या इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाता है। सो ये बहुत हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है।
अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को हेपेटाइटिस ई हो जाता है लेकिन सेफ डिलीवरी होती है, तो क्या बच्चे पर इसका असर होता है? इस पे चांसेस, देखो हेपेटाइटिस ई जैसा मैंने पहले बताया कि ये ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिशन है, तो हेपेटाइटिस ई का ट्रांसमिशन जनरली बच्चे में नहीं होता है अगर सही से लगाया जाए। लेकिन चूँकि बच्चे के होने के बाद चूँकि माँ दूध पिलाती है और माँ एक संक्रमित है, तो बच्चे को होने का चांसेस है। लेकिन एज सच बर्थ के दौरान या बर्थ के पहले बच्चे को हेपेटाइटिस ई होने का चांसेस बहुत कम होता है। हालांकि बी और सी हो सकता है, चूँकि वो ब्लड बॉर्न है, वो ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ई जनरली बच्चे को होने का चांसेस बहुत कम है। सर, अब तक हमने इस बीमारी के बारे में बात की, कैसे होती है, किस किस को हो सकती है पर बात की। तो अगर हम इसके इलाज और रोकथाम पे बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि इज़ दिस डिजीज़ क्योरेबल? ये भी एक है। अगर पांचों वायरसेस की बात कहूँ मैं, तो हेपेटाइटिस ए और ई ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेल्फ लिमिटिंग है, बट सिर्फ हमें सपोर्ट थेरेपी देनी होती है और वो सेल्फ लेंगे। इसका कोई इलाज ऐसा सच ज़रूरत भी नहीं है और होता भी नहीं है, और अगर हम सपोर्ट दे देते हैं तो पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। जहाँ तक बी और सी का सवाल उठता है, तो हम एक एंटीवायरल थेरेपी देते हैं जिससे इसका संक्रमण रुक जाता है। रुक जाता है का मतलब कहना का है कि ये क्योर नहीं होता, लेकिन वायरस के प्रजनन को हम शरीर में रोक देते हैं। तो जब वायरस का प्रजनन रुक जाता है तो वो बीमारी जो है वो थम सी जाती है, उसका इफेक्ट थम जाता है। जब तक वो एंटीवायरल लेता रहेगा तब तक वो वायरस का प्रजनन रुका रहेगा और डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं करेगी। सर, अगर आप हमारे दर्शकों को इस डिजीज़ से संबंधित मेडिसिन और वैक्सीनेशंस के बारे में बता सकें तो। वैक्सीनेशन एज सच अभी सिर्फ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई के लिए अवेलेबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए के लिए भी अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन तो हम उनको देते हैं जो कि संक्रमित एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, ये रेगुलर यूज़ में नहीं आता है। कुछ कंट्रीज़ लेकिन रेगुलरली देते हैं। और हमारा हेपेटाइटिस बी जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है, और ये वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो हर बच्चे को मैंडेटरीली 0 मंथ मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको लगना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद छठे महीने पे और पहले महीने पे और फिर छठे महीने पे दोबारा उसको रिपीट किया जाता है। अब कहा जाए कि हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन अभी इंडिया में उपलब्ध नहीं है। चाइना और पाकिस्तान यही 2 कंट्री है जिसने अप्रूव किया हुआ है आज के तारीख में, जो कि हेपेटाइटिस ई वैक्सीन लगा सकते, मतलब उनके कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है। हेपेटाइटिस ई वैक्सीन हमारे यहाँ अभी भी क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। कुछ दिनों में हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन हमारे यहाँ आ जाएगा। हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल उठता होगा सर इस वक्त कि क्या जड़ से इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है? जड़ से तो नहीं ख़त्म किया जा सकता है। एलिमिनेशन का हम टारगेट कर रहे हैं। WHO का मैंडेट है कि 2030 तक हेपेटाइटिस बी को एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन हेपेटाइटिस बी को एलिमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम 95% प्रेवलेंस को कम कर देते हैं और डेथ को 65% कम कर लेते हैं, जो हमारा टारगेट है WHO का, तो वो हम एलिमिनेशन माना जाएगा। इसमें कहते हैं कि इतना तक पहुंच जाने के बाद हम इसकी जो प्रेवलेंस है धीरे धीरे अपने आप घटने लगेगी, फिर फैलने का जो क्षमता है इसका वो कम जाएगा। लेकिन हम 2030 तक तो इंडिया और WHO टारगेट कर रहे हैं कि इसे एलिमिनेट किया जाए। सर, जब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो क्या, जैसे अभी आपने कहा कि कई हमारे देश में अभी भी कई ऐसे हिस्सा है जहाँ बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुँचती हैं, तो क्या जो बच्चे ऐसे घर में डिलीवर किए गए हों उन तक वैक्सीनेशंस ना पहुँची हों, तो क्या कोई ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है उन बच्चों में और जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं? ऑफ कोर्स मिलता है, और वही हमारे लिए चैलेंज है। जैसे आपको मैं बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बहुत शिद्दत से लगी हुई है। आप एक कॉन्सेप्ट है, अब तो पुराना हो गया, हमारे यहाँ आशा दीदी का कॉन्सेप्ट है। आशा दीदी का कॉन्सेप्ट जो था कि वो कम्युनिटी की एक महिला है, ठीक है, और वो कम्युनिटी की हर मेंबर को लगभग जानती है।
तो किसके घर डिलीवरी हो रहा है, किसको कौन सी बीमारी है, उसे वो पता है, किसको कब टीका लगना है, ये उसके पास उसकी जानकारी रहती है, वो उसको मोबिलाइज करती है। तो ये लास्ट माइल डिलीवरी तक, मतलब लास्ट ये क्षेत्र मतलब वैक्सीनेशन का ये बढ़ाने के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए, एक्चुअली दायरा बढ़ाने के लिए आशा दीदी का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आंगनवाड़ी का प्रोविजन है। आंगनवाड़ी में हर बच्चे का लोकल क्षेत्र में आंगनवाड़ी दीदी जो होती है वो सबको जानती है, तो वो फैसिलिटेट करती हैं कि कोई बच्चा छूट ना जाए। ठीक है, उनके पास भी रिकॉर्ड रहता है कि इसको कब किस बच्चे को क्या टीका लगना है। तो हम सरकार बहुत तरह से मल्टी फोकल अप्रोच है सरकार का कि इम्यूनाइजेशन लास्ट माइल तक पहुँचे। अब हम सरकार पे बात कर ही रहे हैं तो हमें पॉलिसीज़ पे बात करने की भी बहुत आवश्यकता है। तो अगर आप हमें बता सकें कि भारत सरकार या जो हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने कैसी पॉलिसीज़ या कितनी पॉलिसीज़ बनाई हैं इसके अवेयरनेस को लेके, इस पे काम करने को लेके, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इस डिज़ीज़ को लेके वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखो, जो भारत सरकार नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत एक प्रोग्राम चलाती है जिसको कहते हैं नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये हेपेटाइटिस के अवेयरनेस, हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन और हेपेटाइटिस से रिलेटेड जितने भी हम हेपेटाइटिस के रोकथाम के लिए जितने तरह से ये कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस के क्योर को लेके, ये इस प्रोग्राम में हर चीज़ इंक्लूडेड है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं इसमें। सरकार इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाती है, सरकार डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में क्योर भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये एक बहुमुखी प्रोग्राम है और सरकार इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो रही है। सर, अभी तक हमने हेपेटाइटिस के बारे में जाना, इसके टाइप्स के बारे में जाना। तो मान लीजिए अगर कोई दर्शक हमें इस वक्त देख रहा हो, उसके घर में किसी को या उसे हेपेटाइटिस हो गया हो, तो वो क्या कर सकता है? देखो, अगर हेपेटाइटिस हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 80% लोग को इंसिडेंटली पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस है। ठीक है, उसे बस अपना कुछ जांचें कराते रहनी होती है और पीरियोडिक जांच, आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, किसी भी डॉक्टर से मिलके वो आपको एक जांच बता देते हैं, वो पीरियोडिक कराते रहना पड़ता है। और एक समय आता है कि हमें फिर ये देना पड़ता है, एंटीवायरल थेरेपी कहते हैं, जिसको वायरस के रोकथाम के लिए देना होता है। ये वायरस एंटीवायरल थेरेपी सरकार की तरफ से मुफ्त उपलब्ध है किसी भी सरकारी अस्पताल में, तो घबराने की बात नहीं है। साथ में ये ज़रूरत रहता है ये समझने का कि अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हो गया है, आपके पास इलाज मौजूद है, आपको इलाज करना है, सही खान पान रखना है और वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है कि हमें और सभी को अवेयरनेस बढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये रुके। ठीक है, होने का तो इलाज है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास प्रिवेंटेबल मेथड्स है और होने का ज़रिया बहुत सिंपल है। हमारे पास जानकारी है कि कैसे होगा। ठीक है, हवा से तो हो नहीं रहा, ब्लड से ब्लड पे जाना है। ठीक है, तो वो अपने आप नहीं जाएगा, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस फैलना ज़रूरी है। और बाकी मरीज़ों को घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके एंटीवायरल थेरेपी लेना होता है और उससे रुक जाता है, डिजीज़ प्रोग्रेशन रुक जाता है। डॉक्टर कौस्तव, अभी तक हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे थे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हेपेटाइटिस को लेके मैं सभी दर्शकों को तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप रोक सकते हैं। आप अगर इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़। ठीक है, अगर आप अवेयर हो कि ये कैसे होता है तो वो चीज़ों को रोकना है, जिन चीज़ों को, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स को रोकना है, बाहर जब आप शेव वगैरह करा रहे हैं तो शेव कराते वक्त ध्यान रखना है कि जो आपका रेज़र है वो नया हो। जो आपका अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो ये ध्यान रखना है कि जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसकी प्रॉपर जांच हो रखी हो। अगर बाकी हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो खाना पीना अच्छे जगह से खाना है, पानी बाहर का नहीं पीना है या साफ़ पानी का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हेपेटाइटिस अगर ध्यान रखा जाए तो हेपेटाइटिस होगा ही नहीं।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवेयर रहें, सतर्क रहें और कोशिश करें कि जो छोटी छोटी मूल बातें हैं उनका ध्यान रखा जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू जय, थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड में हमने हेपेटाइटिस और उससे जुड़े विषयों के बारे में जाना। आपसे फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं जया लेती हूँ आपसे विदा। और हाँ, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा हमें कमेंट करके, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।